एंड्रॉइड 14 इज बोरिंग। यस दोस्तों, एंड्रॉइड 14 का जब अनाउंसमेंट कल गूगल कर रही थी तो पूरे गूगल आईओ में उसने बहुत ही कुछ टाइम इसके अंदर बात करी। ज्यादातर गूगल आईओ में बात की गई थी एआई के ऊपर, लेकिन एंड्रॉइड 14 के बारे में बात करें तो उसका बीटा कल यहाँ पे अवेलेबल हो गया काफी सारे फोन्स के लिए। गूगल पिक्सल के लिए तो बीटा 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे नथिंग फोन 1 उसके अंदर मैंने चेक किया बीटा अवेलेबल था। इसके साथ ही Xiaomi कुछ फोन है, रियलमी के GT2 Pro के अंदर दिया गया, टेक्नो के एक फोन के अंदर आ गया, वीवो के फोन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि काफी सारी कंपनीज अपने जो बीटास होते हैं वो अवेलेबल यहाँ पे करवा दिए। लेकिन वहीं बात करूं अगर मैं एंड्रॉइड 14 की, तो यार सच बताऊं, जहां पहले गूगल आईओ में हर साल क्या होता था कि गूगल एंड्रॉइड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता था, काफी सारी चीजों पे बात करता था। अब इतनी सारी चीजों पे बात अब वो नहीं करा, उसने सीधे सीधे बोल दिया कि एंड्रॉइड 14 में ये कुछ चीजें हैं। हालांकि कुछ नए फीचर्स के बारे में पता चला है, जैसे कि कैमरास में अब 10 बिट HDR फोटोग्राफ्स का एक मोड आ जाएगा। यस, ये मोड आने वाला है एंड्रॉइड 14 में, लेकिन जहां तक लगता है ये मोड शायद आपको सिर्फ पिक्सल में ही देखने को मिले, क्योंकि कैमरास के अंदर जितनी भी कंपनीज होती है ना अपनी खुद की इमेज प्रोसेसिंग हैंडल करती हैं, और गूगल चाहे कुछ भी कर ले ये कंपनी अपने हिसाब से चलती है। इसके साथ ही USB के थ्रू वायर्ड हेडफोन का यूज करके लॉसलेस ऑडियो को यहाँ पे सुन पाएंगे। ये एक फीचर को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ माइनर चीजों को चेंज किया गया, जैसे कि कोई ऐप अगर परमिशन ले रही है तो उस परमिशन को आप देख सकते हैं कि ये परमिशन क्या थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर करेगी कि नहीं करेगी। और हेल्थ कनेक्ट नाम का फीचर डाला है, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज होगी, आपकी हेल्थ की इंफॉर्मेशन वो मोबाइल पे देख पाएंगे। और मटेरियल कंपोनेंट एनिमेशन, सिर्फ मटेरियल यू के अंदर कुछ चेंजेस रहे। कहने का मतलब है कि इस बार एंड्रॉइड के अंदर माइनर चेंजेस ही हो रहे हैं, और पिछले कुछ साल में यही देख रहा हूं। आखिरी बड़ा चेंज जो एंड्रॉइड के अंदर ऑब्जर्व किया था मैंने, वो किया था एंड्रॉइड 12 में। उसके बाद से माइनर चेंजेस ही आ रहे हैं। अब लगता है कि एंड्रॉइड के अंदर दो बातें होंगी, यानी कि हमें कुछ साल वेट करना पड़ेगा किसी मेजर चेंज हैपन करने के लिए, या फिर ये होगा कि अब एंड्रॉइड इसी तरीके से चलता रहेगा। क्योंकि बेसिकली अगर आप खुद सोचिए, एंड्रॉइड में जितना डेवलपमेंट हो सकता था, जितने फीचर्स आ सकते थे, सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी है। अब आज के समय जो गूगल है वो क्या करता है पता है, एंड्रॉइड के अंदर वो देखता है कि दूसरी कंपनी यहाँ पे क्या फीचर डेवलप कर रही है। काफी सारी चीजें तो ऐसी होती है जो सैमसंग के फोन के अंदर पहले से होती है, और One UI से उठा के वो स्टॉक एंड्रॉइड का उसे पार्ट बनाते हैं। लेकिन अगर आप आज के समय एंड्रॉइड को देखेंगे तो कई चीजों की कमी नहीं है, और जो मेजर चेंजेस हो रहे हैं वो अंडर द हुड हो रहे हैं, ताकि उसको और ज्यादा फास्ट सिक्योर बनाया जा सके, प्राइवेसी प्रोटेक्ट की जा सके, बैटरी ज्यादा निकाली जा सके। बस इनके अलावा यहाँ पे कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं हो रहे, और इसीलिए एंड्रॉइड आज के समय में थोड़ा बोरिंग लग रहा है। क्योंकि आज के समय में अगर मैं गूगल को देखूं तो पूरा गूगल लगा हुआ है एआई को ज्यादा डेवलप करने के लिए। ऑब्वियसली एआई का इंटीग्रेशन वो एंड्रॉइड के अंदर यहाँ पे करेगा, और ऑलरेडी सारी चीजें उसने शुरू कर दी है। लेकिन कहा जाए तो जहां पहले मेजर इंप्रूवमेंट्स आते थे ना, अब वो सिलसिला यहाँ पे कम हो चुका है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में गूगल एंड्रॉइड के साथ क्या नया करता है। हालांकि इस बात का हिंट भी यहाँ पर देखने को मिला कि गूगल और सैमसंग मिलकर आपस में अपने XR प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जो कि एक स्मार्ट ग्लास हो सकता है, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट हो सकता है। देखने वाली बात होगी ये सारी चीज आपको कब देखने को मिलती है। इसके साथ ही बात करें तो गूगल ने अपना पिक्सल फोल्ड निकाला था। हालांकि फोल्डेबल की बात हम कर चुके हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे उसके अंदर आपको टेंसर का G2 प्रोसेसर देखने को मिलता है। और टेंसर की पता है सबसे बड़ी कमी यहाँ पर ये है कि वो एक्सिनोस का रीब्रांड है। देखो टेंसर G1 पूरा एक्सिनोस ही था, जो G2 आया वो भी पूरा एक्सिनोस है। इसके साथ ही जब टेंसर G3 की बात करेंगे तो उसके बारे में कुछ लीक्स निकल कर आए, और ये पता चला है कि उसे यहाँ पे गूगल डिजाइन करेगी, लेकिन वो सैमसंग की फाउंड्री पे बनेगा। लेकिन टेंसर G4 के बारे में पता चला है कि वहां पे गूगल उसे डिजाइन करेगी, लेकिन वो TSMC ऊपर बनेगा। और जो 4th जनरेशन होगी टेंसर की, वहां पे कोई भी सैमसंग का रोल नहीं होगा, क्योंकि गूगल भी चाहती है लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी चीजें देखने को मिले। और अभी टेंसर में देखा जाए तो कमियां है, और धीरे धीरे उससे वो लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे बस एंड्रॉइड के अंदर एक इंटरेस्टिंग फीचर जो मेरे को सबसे सही लगा वो था फाइंड माई डिवाइस का, यानी कि आसपास के एंड्रॉइड डिवाइसेस का यूज करके आप अपने डिवाइसेस को आसान तरीके से लोकेट कर सकते हैं। जैसे एप्पल का एयर टैग आता है ना, ठीक ठीक वैसे ही। और एप्पल और गूगल यहाँ पे साथ में काम भी कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं एप्पल की, तो एप्पल की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसकी बात करें आज के समय अगर एप्पल को देखेंगे तो एप्पल अपना जो ज्यादातर जो पैसा होता है वो आईफोन से कमाती है। और अगर Q1 की सेल्स देखेंगे तो हाँ, आईफोन की सेल्स यहाँ पर डाउन हुई है, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू उन्होंने यहाँ पे आईफोन की सेल्स से कमाया। इसके बाद वो अपनी सर्विसेज बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, यानी कि उससे भी काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं। जैसे एप्पल वन हो गई, एप्पल TV प्लस हो गई, एप्पल म्यूजिक हो गई, वो उनकी सक्सेसफुल सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, जहां पे अगर एप्पल यूजर है तो वो उनके ऊपर जाना प्रेफर करते हैं। इस चीज का एप्पल ने बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाया। लेकिन वहीं एप्पल के जो दूसरे प्रोडक्ट्स है ना, वो उतने ज्यादा सेल्स नहीं हो रहे। जैसे कि एप्पल के जो मैक होते हैं उनकी, खास तौर पे जब से M2 चिप आई है, M2 चिप वो जादू क्रिएट नहीं कर पाई जो M1 ने किया था। मतलब ऑब्वियसली M2 और M1 में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आया परफॉर्मेंस में अगर बात करें, लेकिन जो सेल्स नंबर होते वो M1 के ज्यादा थे और M2 पर इतने नहीं थे। इसके साथ ही आईपैड्स होते हैं ना, वो भी अब उतनी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे सेल नहीं कर पा रहे, और आगे चल के जो स्मार्टफोन की इंडस्ट्री वो भी यहाँ पे डिक्लाइन पे चल रही है, और उसे भी लगता है कि आईफोन को कितने लंबे समय तक खींच सकते हैं। और इसीलिए देखा
देखा तो शायद आने वाले समय में एप्पल अपने आईफोन के साथ और सब्सक्रिप्शन सर्विस के साथ किसी और चीजों पर भी मूव ऑन करे। देखो गूगल आयो तो हो गई, इसके बाद जो एप्पल की WWDC आती है वहां पे स्ट्रांगली रूमर्ड है कि अपना जो रियलिटी प्रो रियलिटी वन जो हेडसेट डिवाइस होता है वो यहाँ पे फाइनली शोकेस करेंगे, जो कि एप्पल के लिए पोस्ट आईफोन एरा होगा। यानी कि जब एप्पल की शुरुआत हुई तो वो मैकिंटोश बनाती थी, फिर मैक पर आया, आईपॉड निकाला, उसके बाद आईफोन आया, सालों तक आईफोन चला। आईफोन के बाद जो चीज वो डेवलप कर रहे हैं वो होगा उनका रियलिटी प्रो हेडसेट। अब देखना कि ये जो हेडसेट रहता है क्या मार्केट में वैसा मैजिक क्रिएट कर पाता है जैसा एप्पल के आईफोन ने किया था या नहीं। इसके साथ ही एप्पल वाले यहाँ भी रुकने नहीं वाले। यहाँ पे एप्पल ने ओपनली तो कंफर्म नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे हिंट्स पास्ट में मिले कि एप्पल यहाँ पे खुद अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी काम कर रहे हैं। और वो एक देखने वाली बात है कि आखिर जो एप्पल के खुद के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वो मार्केट के अंदर आपको कब देखने को मिलता है। सीधी बात है, एप्पल अपनी खुद की इलेक्ट्रिक कार बनाएगा जो कि डायरेक्टली टेस्ला से कंपीट करेगी, लेकिन ये भी एप्पल के लिए काफी इंटरेस्टिंग मूव है। हालांकि बात की जाए तो एप्पल अपने टॉप पर पहुंच गया और वो अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है, जहां पे कहानी कहीं भी जा सकती है। वहां से वो आगे भी बढ़ सकते हैं, ऊंचा भी जा सकते हैं, वहां से वो गिर भी सकते हैं। चलिए एप्पल की बात यहाँ पे कर ली, लेकिन अब मैं रियलमी के बारे में बात करूं। देखो रियलमी के 11 प्रो प्लस से चाइना में उन्होंने निकाल दिया और ये फोन डेफिनेटली इंडिया में आने वाले हैं। इंडिया में कुछ मंथ्स के अंदर ये फोन देखने को मिलेगा। देखा तो पिछले वाले फोन जैसे ही कर्व डिस्प्ले, 200 MP का कैमरा है और 11 प्रो प्लस में 100 वॉट की चार्जिंग है और इस फोन की कीमत 30,000 से कम है। देखो बेसिक मतलब ये कि रियलमी का जो मार्केट है पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा लो है। अगर आप देखेंगे तो रियलमी के फोन्स भी बहुत कम आ रहे हैं। नार्जो सीरीज में वो मजा नहीं आ रहा, सी सीरीज के फोन भी बहुत ही ज्यादा एवरेज है, बस अपने कुछ गिमिक्स के कारण चल रहे। कई डायनामिक आइलैंड ढालने की कोशिश करते हैं, पीछे से आईफोन का लुक कॉपी करते हैं। और रियलमी की GT सीरीज तो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं चली और GT3 तो ऑलमोस्ट कैंसिल ही हो गया इंडिया के लिए। अब देखा है तो ले देख के उनके कुछ ही फोन्स बचे मार्केट में और रियलमी को लगता है कि यहाँ पे वो अपनी नंबर सीरीज जैसे कि 10 प्रो प्लस निकाला तो वो सरप्राइजिंगली उनका अच्छा हिट चला गया, इसलिए वो जल्दी से जल्दी 11 प्रो प्लस को भी लाना चाहते हैं। वो बस वेट कर रहे कि कैसे 6 महीने का एक इंटरवल खत्म हो जाए ताकि 10 प्रो प्लस का पूरा स्टॉक क्लियर हो, उसके बाद 11 प्रो प्लस की यहाँ पे एंट्री करा दे ताकि उनका जो माल होता है वो यहाँ पर बिकता रहे। लेकिन देखा तो रियलमी के बारे में एक बात बता सकता हूँ, 30,000 रुपए का ऊपर का पूरा मार्केट रियलमी के लिए खत्म हो चुका है। बजट में जितना एग्रेसिव खेलते थे वो उतना एग्रेसिव नहीं खेल रहे। जहां पहले काफी सारे फोन्स को निकालते थे, आखिरी फोन मेरे को याद भी नहीं उन्होंने आखिरी फोन कौन सा निकाला था, मतलब 10 प्रो प्लस के बाद कोई ढंग का फोन निकाला हो वो भी आज भी हमें याद नहीं। इसलिए लगता है कि अब 11 प्रो प्लस लाने की बारी है यहाँ पे। ऊपर से बात कर तो रियलमी का जितना पहले मार्केट हुआ करता था ना, अब उसका आधा हो गया। बात है कि रियलमी के फोन जितने लोगों ने ले लिए उन्होंने ले लिए, वो यूज कर रहे हैं, लेकिन जो नए फोन है ना वो उतने ज्यादा नहीं बिक रहे। ये एक प्रॉब्लम चल रही है रियलमी के साथ। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि स्मार्टफोन मार्केट तो डिक्लाइन पर है, लेकिन एक और मार्केट है इंडिया में जो बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है। और पता है वो क्या है? वो है आपके वेयरेबल्स का मार्केट। अब वेयरेबल्स में देखा जाए तो आपके स्मार्ट फिटनेस बैंड आते हैं, इसके साथ ही स्मार्ट वॉचेस आती हैं और आपके जो TWS वायरलेस ईयरफोन ये सब आते हैं यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि यहाँ पे जो कंपनियां जो लीड कर रही है ना वो एक्जैक्टली में इंडियन कंपनी सर। यहाँ पे चाइनीज कंपनी काफी पीछे, मतलब नंबर 1 पे पता है वेयरेबल इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी? वो है बोट। इसके बाद सेकंड पोजीशन पे फायरबोल्ट जैसी कंपनी। भले ही उनकी एडवर्टाइजिंग में उनकी फोटोग्राफ्स हम कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, लेकिन एक्जैक्टली में उनके प्रोडक्ट्स लोग खरीद रहे हैं यहाँ पे। सेम कहानी नॉइस कंपनी के साथ है, उसके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। यहाँ तक कि जो बोल्ट ऑडियो है वो भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही है। और बात करें चाइनीज कंपनी यहाँ पे वो है ओप्पो, जिसके अंदर OnePlus इंक्लूडेड है, जो अपने ईयरफोन, फिटनेस बैंड, स्मार्ट वॉचेस में यहाँ पे टिकी हुई है। इसके अलावा ज्यादातर चाइनीज कंपनी का मार्केट बहुत तेजी से कम हुआ है, स्पेशली Xiaomi का। Xiaomi के ना बैंड बिक रहे हैं ना TWS बिक रहा है। यार ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन बात करें तो कभी सोचा कि वेरिएबल इंडस्ट्री इतनी तेजी से क्यों आगे निकल गई? देखो सिंपल सा रीजन बताता हूँ। देखो इंडिया में देखा तो एक मोबाइल फोन को लोग तब तक चलाएंगे जब तक उसमें दिक्कत नहीं आए, लेकिन एक ईयरफोन, एक स्मार्ट वॉच को ना अगर 1,500-2 हजार के ले रहे हैं ना तो 2-2.5 साल के अंदर सोचेंगे कि बदल लेते हैं या फिर उसके अंदर कोई दिक्कत आने लगे। खास तौर पे TWS ईयरफोन 1.5-2 साल अगर आपने उसे लगातार यूज कर लिया, उसकी बैटरी के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत आने लगती है और रिपेयर होती नहीं है। तो आंसर क्या लगता है? एक नई जाके खरीदो। और ज्यादातर जो लोगों का बजट है ना कि स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड या फिर एक TWS ईयरफोन खरीदने के लिए, वो 2-2.5 हजार ही है, मतलब इससे भी नीचे यहाँ पे लोग खरीदते हैं। और ये कंपनीज ने यहाँ पे काफी समझदारी का फैसला दिखाया कि इन कंपनीज ने हमेशा बजट के अंदर ही अपने सारे प्रोडक्ट्स को निकाला। इन्हें पता है कि महंगा निकालेंगे तो बिकेगा ही नहीं। आप खुद सोचो, बोट कल को अपना एक ईयरफोन, हेडफोन 10,000 रुपए का निकाल दे, आप उस 10,000 रुपए का बोट का हेडफोन या ईयरफोन खरीदोगे या फिर सोनी, सिनहाइजर इन जैसी कंपनीज के पीछे जाओगे? ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है और इन्होंने ये मार्केट क्रैक किया। उन्हें लगा कि हमें सस्ते में खेलना और जो महंगा, जो प्रीमियम होता है ना उसमें हमें जाना ही नहीं है। लेकिन बाय द वे इन कंपनीज के प्रोडक्ट अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस करे तो ये बात है ना, आप मुझे नीचे कमेंट बताना बोला। तो वेल दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।